नमस्कार, कैसे आप सभी। आज दिनांक 1 फरवरी 2024 है और बिहार में आज जीव विज्ञान की परीक्षा संपन्न हुई है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का परीक्षा बहुत अच्छा गया होगा। कुछ बातें यहाँ पर कहना चाहूँगा। अभी तो मैं यहाँ पर वीडियो में आपको पेपर सॉल्यूशन बताऊँगा। पेपर सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहूँगा। जितने भी ऐसे छात्र जो हमारे एप्लीकेशन पर पेड बैच लेकर पढ़े थे और जिन्होंने टेस्ट दिया था, 100% क्वेश्चन वहीं से आए हैं, टेस्ट सीरीज से। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिसने भी पेपर सेट किया है वो हमारे एप्लीकेशन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। डिक्टो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस या तो नीट में मिलेंगे आपको और या तो खुद बनाना पड़ेगा एनसीईआरटी से, जो मैंने बनाया था। और यहाँ पर मैं कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप एप्लीकेशन पे पेड बैच लो या ना लो, ये सब बातें मेरे मन में नहीं होती। मैं आपको जो एग्जैक्ट चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। दूसरी, अगर आपने मेरी बुक ली थी, बुक से भी 100% क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो, चाहे शॉर्ट हो। थोड़ा बहुत इधर उधर वर्डों का हेर फेर करके दिया गया है। 100% वहीं से आए हैं। अब यहाँ पर भी मैं किसी अपने बुक का प्रचार नहीं कर रहा, क्योंकि बुक अब है भी नहीं, सोल्ड आउट हो चुका है और ना अभी रिपब्लिश होगा, काफी टाइम तक नहीं होगा। तो जिनके पास वो बुक है वो वैल्यूएबल है, बहुत मेहनत से मैंने बनाया था वो। उसने बोर्ड में तो सिद्ध कर दिया, 100% उसने दिया है। जिसके पास भी बुक है कमेंट कर लेना, देख लेना पहले कि क्या क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं कि नहीं। 100% क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा और मैच हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर देना, मुझे खुशी होगी। आपके पास जो बुक है अब अपने छोटे भाई बहनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि आगे ये बुक अब नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो काफी टाइम लगेगा। इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो वो मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया गया है। दूसरी बात भी करते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि 100% क्वेश्चन जो आपको हमने पेड बैच में पढ़ाया है। और सबसे भी बड़ी बात, इनमें जो मैंने टेस्ट सीरीज खुद बनाया था वहीं से आए हैं। 100% क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आए हैं, कोई ये कह नहीं सकता। और मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो मैं इसको प्रूफ भी दे देता। अगर आप पेड मेंबर हो तो आपको चैप्टर नंबर भी बताऊंगा, चैप्टर नंबर में जाकर आप उसको देख लेना, मिल जाएगा। 100% क्वेश्चन वहीं से पूछे गए टेस्ट सीरीज से। दूसरा, कुछ बात और कहना चाहूंगा। जैसे आपका 12th में न्यू एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स हटाए गए, जैसे अब आप तो आपका 13 चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर 16 चैप्टर से भी पूछे गए, 9th चैप्टर से भी पूछे गए, यानी 2 से 3 क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी से भी आए हैं। तो ये तो लाजमी था, क्योंकि भैया जो पुराने टीचर्स हैं उनके पास जो नॉलेज है वो फेंकेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं आप पर ला देंगे। वो नई एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, वो पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन देंगे। उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो बदलेंगे नहीं चाहे कितना भी कर लो। तो ये सबके लिए कॉमन है, तो इसमें भी घबराना नहीं है आपको। जब आपने नहीं पढ़ा है तो सबने नहीं पढ़ा होगा। दूसरा कि क्या 11 से भी पूछे गए हैं? कैसे नहीं हो सकता भैया, 11 से ना पूछे गए, वो भी बिहार में। जो मैंने बताया था आप लोग को कि जो पुराने टीचर्स हैं अभी वो नई एनसीईआरटी पे नहीं आए हैं, वो नए पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहां से देना है। तो ये जो सेट किया है वो या तो गलती से 11th का दिया है, और या अगर उसने दिया है तो वो आपका टेस्ट ले रहा है कि क्या आपने 11th सही से पढ़ा है नहीं। क्योंकि एग्जामिनर जान रहा है कि आप 11th पास करके ही 12th में आओगे, 12th में आए हो तो 11th पास करके ही आए होगे। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में 11th से भी। तो ये भी कॉमन है, जैसे आपने नहीं पढ़ा होगा वैसे सबने नहीं पढ़ा होगा। यदि आपने पढ़ा है कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे यहाँ पर बिहार बोर्ड में आप लोग का आया था, भगवान की दया से बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। 100% हमारे टेस्ट सीरीज में मिल गए हैं। पेड बैच वाले कमेंट कर देना, अगर आपको नहीं मिले हैं तो भी कमेंट कर देना, गलत अगर मैं कह रहा हूं तो भी कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इसका प्रूफ भी दिखा देता टेस्ट सीरीज में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग को देख लेना। अब मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप पेपर देख के आए हो तो सब कुछ जानते ही होगे। 70 नंबर का 96 क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 70 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आए हैं। इन 70 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, बाकी जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट है उनको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। बाकी आपको बताया गया है यूट्यूब पर, पेड बैच में बताया गया, तो आप समझदार हो, समझ सकते हो। चलिए देर ना करते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है, भैया ये पहला ही क्वेश्चन दे दिया 11th से। 11th का चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 जयावाड़ू से आया है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसकी उपयोगिता क्या है? या तो आपको 9th में या फिर आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं, श्वसन वाले अध्याय में, क्योंकि ये श्वसन रोग से संबंधित है।
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का प्रयोग एम्फाइसीमा के उपचार में किया जाता है, जो सिगरेट स्मोकिंग के कारण सतह के क्षेत्रफल को कम कर देता है। एम्फाइसीमा रोग चिरकालिक रोग होता है, इसके बारे में भी आपको बताया गया था। तो यहाँ पर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का प्रयोग किया जाता है एम्फाइसीमा के उपचार में। तो ये 11 से पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। और जिस भैया ने ये पेपर भेजा था मुझे, उसने भी नहीं लगाया है, इसको भी डाउट था। अभी इनका भी देखते हैं कि कितना कितना सही क्वेश्चन लगा है, कितना गलत लगा है। नाम तो नहीं लेंगे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी बेचारे की। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो प्रवर्धन का मतलब भैया एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है? 1 को 100 करो, 100 को 1000 करो। तो बताएं न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए या आरएनए? आरएनए की संख्या, अगर हमारे पास एक आरएनए है, सॉरी एक डीएनए है, तो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, बहुत सारे बना सकते हैं। किस विधि द्वारा? पीसीआर द्वारा, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, बताया ना, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा चैप्टर नंबर 10 में, न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 में। मैं चैप्टर का नाम भी बोल दे रहा हूँ, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में मिल जाएगा। क्लियर बातें? तो इसका सही आंसर है पीसीआर। पीसीआर टेक्निक का प्रयोग करके हम डीएनए को प्रवर्धित कर सकते हैं। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किस पीएच पर बैसिलस थुरिनजेंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? भैया ये क्वेश्चन जब आता है ना, तो मन में क्या आता है कि कीट खाता होगा तो उसके पेट में जाता होगा, पेट में अम्ल है, अम्लीय पीएच पर कार्य करता होगा, इसी नाते ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अम्लीय पीएच सही नहीं है। इन्होंने भी, जिन्होंने पेपर ये भेजा है, उन्होंने भी अम्लीय पीएच लगाया है, ये गलत है, क्षारीय पीएच लगाया। अब देखो बेचारा क्या है यार, शुरू में तो बेचारा क्षारीय ही लगाया था, लगाया, किसी से पूछा, कहा नहीं भैया अम्लीय है, हम पढ़ के आए हैं। खुद का कॉन्फिडेंस गया तेल लेने, और इन्होंने क्षारीय गलत करके अम्लीय लगा दिया। तो ये सही है, क्षारीय पीएच वहां पर साफ मेंशन है। और मैंने बताया भी था कि इस बात को उल्टा करके ही आंसर लगाना, कि कीट में क्षारीय पीएच जब पाता है तब वो प्रोटीन एक्टिव होता है। ठीक है, इसी नाते यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के रोकने हेतु, सूत्रकृमि का नाम याद है? मिलोइडोगाइन इनकॉग्निसिया, है ना, उसी के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की बात की जा रही है, आरएनए इंटरफेरेंस की तकनीक की बात की जा रही है। पूछ रहे हैं कि इन आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में हम किस संवाहक का प्रयोग करते हैं। तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं कि बताया हूँ, बताया 100% सब कुछ हूँ, मैं बार बार नहीं चिल्लाऊंगा, मैं सब कुछ पेड बैच में बताया हूँ, यूट्यूब पर बताया हूँ, बुक में दिया हूँ, सब जगह मेंशन है, एग्रोबैक्टीरियम। अब ये बात मेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए कि मैंने बताया है। अब मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा, किस चैप्टर से आया ये बताऊंगा। तो ये आया है आपका चैप्टर नंबर कहाँ का है, 10 का, हाँ 10 का है, 10 का है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग से ही आया है। तो ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये उल्टा सीधा क्वेश्चन क्या पूछ रही है, ये भी नीट की तरफ पे जा रहे हैं, चाहे जो पूछ लेंगे। वो पूछ लेंगे कि क्या कहते हैं, डार्विन कौन से जहाज से यात्रा किए थे, HMS बीगल, उसका नाम पूछ लेंगे। अब ये देखो क्या दे दिए हैं, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती हैं। अच्छी एनसीईआरटी में मेंशन है, कहाँ मेंशन है? तो ये मेंशन है चैप्टर नंबर 11 में। अब चूंकि मैं ओल्ड एनसीईआरटी का मुझे क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है, तो मैं बार बार एक चैप्टर बढ़ा के बोल रहा हूँ। ये 11 है, न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में दिया गया है। एकस्व अधिकार में, बायोपायरेसी वाले में बताया गया है कि जो हमारे देश के कुछ जैविक चीजें हैं उनका प्रयोग विकसित देश कर लेती हैं और बताती हैं कि वो हमारे द्वारा डेवलप की गई हैं, उसका पेटेंट करा लेती हैं। तो उसमें बासमती चावल का मेंशन है। हमारे देश में 27 बासमती चावल की किस्में उगाई जाती हैं। ठीक है, फालतू का क्वेश्चन था, सच बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है? यानी वो कमेटी बताइए जिसने जो अप्रूव करती है कि भैया आपने कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार किया है या कोई प्लांट तैयार किया है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, तो वो सेफ है यूज के लिए या नहीं है, इन सभी के बारे में कौन तय करता है? GAAC,
जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, GEAC। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर, ये भी आपको मिल जाएगा जैव प्रौद्योगिकी में 11 में। और कोई क्वेश्चन है इसमें? है। रामदेव मिश्रा किस क्षेत्र से अनुसंधान में जुड़ा है? तो रामदेव मिश्रा का भैया हम नाम नहीं लिए थे, झूठ नहीं बोलेंगे, हमने आना तो पेड बैच में बताया था आपको, बुक में मिलेगा रामदेव मिश्रा पर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं। तो मैं अब ये कहना चाहूंगा कि जिसने भी ये पेपर सेट किया है उसने मेरा बुक भी लिया है और मेरा टेस्ट सीरीज भी लिया है, सच बता रहा हूं, उसने टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस दिए हैं, मेरे बुक से लिए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं कैसे आपको समझाऊं, डिक्टो क्वेश्चन है, कहीं से भी इधर उधर नहीं किए गए हैं। तो ये रामदेव मिश्रा जो अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े थे वो थे पारिस्थितिकी से, ये प्रोफेसर थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो चाहे वो यूट्यूब हो चाहे पेड बैच हो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हैं, फिर मैंने बोल दिया कि पढ़ाया तो सब है। HIV जो है वो हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉयड करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसे मार देगा। तो ये किस चैप्टर से आया है? चैप्टर नंबर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग से आया है। जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों को मृदा के पोषक तत्वों में फेस क्या कहलाता है? अच्छा, इसका तो हम 100% गारंटी ले रहे हैं, ये हमारे टेस्ट सीरीज से चुराए हुए क्वेश्चन है, ये वाला कहीं पर भी नहीं है, ना मेरे बुक में है, ना ही आपको किसी नीट में पूछा गया है। ये NCERT से बना हुआ क्वेश्चन है जो हमारे टेस्ट सीरीज में डिक्टो मिलेगा ये क्वेश्चन। अब मेरे पास मोबाइल तो है लेकिन अब यहाँ पर दिखा नहीं सकता। अगर आप पेड मेंबर हो, अगर आपने नीट का टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन किया है तो आप जाना चैप्टर नंबर किसमें, पारितंत्र में मिलेगा, पारितंत्र में 12, क्लास 12 के 12वें चैप्टर में पारितंत्र में, वहां पर आप देखना अपघटन की प्रक्रिया। अपघटन की प्रक्रिया में बताया गया है निक्षालन की जो प्रक्रिया होती है उसमें यही होता है कि जो जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थ है मृदा के पोषक तत्वों में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की तो 100% गारंटी कि मेरे टेस्ट सीरीज से आया है, इनके ऊपर हम केस करेंगे, मेरा क्वेश्चन चुरा लिए हैं। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं। आप हंसते रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप नहीं भी कर पाए हो तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो करे होंगे, पास हो जाओगे, इसकी गारंटी है, अगर आप मुझसे पढ़े हो तो, बाकी मैं नहीं आता। चलो देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? अब देखो इन भैया ने लगा दिया 1.5, तो या तो इन्होंने 11th का सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लिया। 11th में बताया गया था कि जो जातियों की खोजी गई संख्या है वो है 1.5 to 1.8 मिलियन समथिंग। लेकिन भैया ये चैप्टर नंबर 6 से दिया गया है, जैव विकास से दिया गया है, जहां पर बताया गया कि रॉबर्ट मे के अनुसार जो वैश्विक जातीय विविधता है, खोजी गई जातियों की संख्या नहीं है, जातीय विविधता है, उसकी मात्रा बताई गई थी 7 मिलियन। अब ये कहां से दिए हैं? तो ये नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वहां से उठाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाते चलो आप लोग, घबराना नहीं। अगर ये सोच रहे हो कि अभी तक सारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, भाग लो, अभी आगे हो सकता है सही हो। भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? अब इन भैया को कंफ्यूजन था, इस नाते लगाया नहीं है भैया टिक, उन्हें लगा 2.4 होगा या 8.1 होगा, या तो पढ़े ही नहीं होंगे। तो ये है जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर नंबर 13 से, जहां पर बताया गया है अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल शेयर करता है, और इतना कम क्षेत्रफल होने के बावजूद भी 8.1% का जातीय विविधता प्रदर्शित करता है। तो जातीय विविधता कितना है? 8.1%, ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया झील की सिचिलिडी मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर नंबर 6 से, नहीं चैप्टर नंबर 13 से, जैव विविधता संरक्षण से पूछा गया है। वहां पर बताया गया है कि जब नील नदी की मछलियों को विक्टोरिया झील में प्रवेश कराया गया था तो सिचिलिडी की 200 से अधिक मछलियां विलुप्त हो गई थी। तो ये है विदेशी जातियों का आक्रमण। नील नदी विदेशी नदी है भैया, वहां से हमने मछली पकड़ के ला दिया, तो ये विदेशी जाति का आक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, अब ये नहीं कहूंगा कि मैंने पढ़ा है तो मैंने सब कुछ है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण। ये कहां से आया? पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 से, जो आपके नए एनसीईआरटी में नहीं है, तो पता नहीं कहां से पूछ लिए। चलो देख लेते हैं। विश्वव्यापी उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है?
पेट्रोल डीजल के जलने से होता है, और वनोन्मूलन वनों की कटाई से होता है, यानी इससे होता है, इससे होता है, हमें नहीं ढूंढना है। ऊर्जा उपयोग में दक्षता में उन्नति, भैया जितना ऊर्जा उपयोग करोगे, डीजल पेट्रोल कोयला ये सब फूकेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। जनसंख्या विस्फोट का इसका कोई लेन देन नहीं है, ऑप्शन सी लगाएंगे। डायरेक्टली कोई भी लेन देन जनसंख्या विस्फोट का ग्लोबल वार्मिंग से नहीं है, ठीक है। मनुष्य नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहा है, CFC छोड़ रहा है, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट का इसका कोई लेन देन नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में सकते हैं? जैव खेती, तो जैव खेती की बात आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो आपको पता है, फिर मैं बोलूंगा नहीं, पढ़ाया है बहुत तगड़ी तरीके से। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं होता, इसी नाते इनके प्रोडक्ट महंगे होते हैं, मैंने बताया था। रसायन का प्रयोग नहीं होता, कुछ मत देखो जहां पर भी रसायन, देखो ये क्वेश्चन पूछा ही गया, इसीलिए मेन तो मुद्दा ही यही है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इसमें कोई भी रासायनिक उर्वरक, रासायनिक पीड़कनाशी ये सब प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अभी चक्रीय है कि नहीं है, कहाँ दिया गया है, बुक में दिया है? नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी दिए हैं तो मान लो होते होंगे भैया, हमें क्या पता। अपशिष्ट उत्पन्न होता है नहीं होता, हमें क्या पता, पढ़ाया नहीं तो हम क्या बताएंगे। मेन मुद्दा यह है कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, तो यही असत्य है, क्योंकि इसमें किसी भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने आपको बताया है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्टली उसके आंसर्स से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा आंसर सही होगा। अब ये सब चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं, तो अब इसमें घबराना मत, इस पे तो आप 100% श्योर हो ना, बताए हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। चलो, नहीं पढ़े हो गधा हो तो हम क्या करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 11 से, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? जीव और समष्टियां। वहां पर बताया है कि तापक्रम एक पर्यावरणीय कारक है जो प्रमुख रूप से पर्यावरण को प्रभावित करता है। दूसरा मैंने बताया था कि जब हम पृथ्वी की विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? घटता है। वैसे ही जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, अगर हम पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हैं तो तापमान घटता है, नीचे से ऊपर जाने पर तापमान कम होता है। देख लो भैया, तापमान सबसे महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही है। हमें असत्य ढूंढना है, गलत कथन। तापक्रम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ बढ़ता है, बढ़ता नहीं घटता है, सही है। तापमान ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, यानी हम जहां पर खड़े हैं अगर हम ऊपर जाते हैं तो घटता है या बढ़ता है, तो क्या बताओगे? घटता है, लेकिन लिख दिए बढ़ता है, यही आंसर गलत है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांछित विशेषकों ट्रेट को विकसित करने के कार्य को प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो ये पूछा गया है चैप्टर नंबर 6 जैव विकास से। 100% मैं बता दे रहा हूं, कहीं मिलेगा नहीं, ना तो नीट में और ना तो किसी बुक में। हमारे बुक में ये क्वेश्चन डिक्टो है, हमारे टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डिक्टो है, कोई चेंज नहीं है टेस्ट सीरीज में। चैप्टर नंबर 6 में जाकर देख लेना, वहां पर दिया गया है वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? समष्टि स्तर पर, पॉपुलेशन लेवल पर। ऑप्शन 20 का सही आंसर है, जो कि मैंने आपको टेस्ट सीरीज में बताया है। नेक्स्ट, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम, जन्मोत्तर, ये पूछा कहां से गया है? पहले ये बात कर लेते हैं। ये पूछा गया चैप्टर नंबर 11 से, जीव समष्टियां से। हाँ, जीव समष्टियां से। अब यहां पर देखो एक बात है कि जनन पूर्व को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और जनन श्रम को कहते हैं रिप्रोडक्टिव, जननोत्तर को कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। अब यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जनन पूर्व, जनन श्रम, जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो क्या प्रतिबिंबित करता है? घटते क्रम में है, यानी ये सबसे ज्यादा होंगे फिर ये सबसे कम होंगे। कौन सबसे ज्यादा है बताइए भैया? पोस्ट वाला सबसे ज्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज का सबसे ज्यादा है। फिर कह रहे हैं इनसे कम है रिप्रोडक्टिव एज का, और इनसे भी कम है प्री रिप्रोडक्टिव एज का। जाके एनसीईआरटी में देख लेना, ये फिगर पहला ही फिगर है जनसंख्या पिरामिड का। वहां पर आपको बताया गया है कि जब ऐसी संरचना बनती है तो बताता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 11 से, जीव समष्टियां से। इसमें बताया है मैंने सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं। प्रशांत महासागर की सामन मछली, बांस और मछली तो एक बार जनन करती है। बांस का जो पौधा है जीवन पर्यंत में केवल एक बार पुष्प देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वार्बलर की 5 निकटतम संबंधी जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था?
वार्बलर की जो खोज थी, मतलब वार्बलर के बारे में ये जो खोज थी वो दिया था मैकआर्थर ने। मैकआर्थर ने दिया था, ये चैप्टर नंबर आएगा 6, जैव विकास से आएगा। वहां पर बताया गया है स्पर्धा के बारे में, कंपटीशन। स्पर्धा में दोनों जातियों को क्या होता है, लॉस होता है। तो स्पर्धा से बचने के लिए कुछ जातियां कहती हैं आओ मिलजुल कर मीटिंग करते हैं, 2 बजे के बाद तुम कट्टा लेके मांगने जाना हफ्ता, 3 बजे के बाद हम मांगेंगे, 6 बजे के बाद हम मांगेंगे, 10 बजे के बाद तुम जाना। तो वही वार्बलर जो पक्षियां हैं उन्होंने ये की, स्पर्धा से बचने के लिए कि एक ही खाने के पीछे हम लोग मर मिट ना जाएं, तो एक टाइम पे हम खा लेंगे, दूसरे टाइम पे तुम जाकर खा लेना किसी और कीड़े को। तो इसे कहते हैं स्पर्धा से बचने का तरीका, जो कि है संसाधन विभाजन, रिसोर्स पार्टीशनिंग। संसाधन विभाजन इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो इसके बारे में भी बताया गया है, हृदय ग्लाइकोसाइड। यह आएगा चैप्टर नंबर 7 में, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में। कैलोट्रोपिस, मदार का पौधा, मैंने बताया था कि मदार के पौधा अगर आप पत्ती तोड़ो, डंठल तोड़ो तो उसमें से सफेद दूध निकलता है, वो हृदय ग्लाइकोसाइड होता है, उससे हृदय को क्षति पहुंचती है। इस नाते किसी भी आप शाकाहारी जीवों को देखोगे कि वो कैलोट्रोपिस की पत्ती को बिल्कुल भी नहीं खाता, उन्हें पता होता है, उनके मम्मी पापा सिखाए रहते हैं कि ये वाला मत खाना पौधा। ठीक है, अब ये पूछना मत कि मम्मी पापा को कैसे उन्होंने सिखाया। अच्छा, दूसरा ये था कि अच्छा ये पौधे क्यों उत्पन्न करते हैं, ये सब चीजें, तंबाकू निकोटीन क्यों उत्पन्न करती हैं, ये सब क्यों उत्पन्न करता है? तो ये जो पौधे हैं वो शाकाहारी जंतुओं से अपनी रक्षा के लिए उत्पन्न करते हैं, जिससे वो उन्हें खाए ना। अच्छा, ये हो गया। अब ये मत पूछना कि ये पौधों को पता कैसा है। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है? अपघटक का मतलब होता है डिकम्पोजर्स, वे जो सड़े गले चीजों को डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो बताया गया है कि कवक और जीवाणु, ये 2 ऐसे जीव हैं जो अपघटक का काम करते हैं। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी। अच्छा, जीवाणुओं के लिए वेक्टर, जो वेक्टर हैं जिन पर हम किसी भी विजातीय जीन को हम भेज सकते हैं, जीवाणुओं के लिए हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते? बैक्टीरियोफेज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। सही है। प्लाज्मिड का प्रयोग कर सकते हैं, PBR32 का प्रयोग कर सकते हैं, TDNA का प्रयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में भेजा जा सकता है? तो पुनर्योगज डीएनए यानी चैप्टर नंबर 11 आ गया, चैप्टर नंबर 10 करेंगे। पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में भेज दिया जाता है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण होता है भैया, माइक्रो इंजेक्शन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया की प्रोसेस है, जीन गन, ट्रांसफेक्शन, ये सब पादपों की बात की जाती है। माइक्रो इंजेक्शन जो है वो जंतुओं में प्रयोग किया जाता है। डीएनए के पृथक्करण हेतु कवकों की संजाइन से संसाधित करते हैं। तो भैया देखो, डीएनए के पृथक्करण के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए के पृथक्करण के लिए ऑप्शन चैप्टर नंबर 10 से जैव प्रौद्योगिकी, कि मान लो हमें किसी कवक का डीएनए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले कोशिका भित्ति को गलाएंगे। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? काइटिनेज। तो सही लगा दो, काइटिनेज, ऑप्शन सी, डी। भैया ने भी सही लगाया है। 1 मिनट, नीचे क्वेश्चन है, नीचे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन PBR322 में नहीं है? PBR322 में नहीं पाया जाता। प्रतिकृति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई पाया जाता है। प्रतिबंधन स्थल, रिस्ट्रिक्शन साइट पाया जाता है। TDNA नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही बात है। प्रतिजैवी प्रतिरोधी जीन पाया जाता है, यही नहीं पाया जाता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया 10 से। अगर हम बात करें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की, अगर हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को हटाकर कोई फॉरेन जीन लगा देंगे तो सीधी सीधी बात है कि वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से अपने आप को बचा नहीं पाएगा, प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी। ये गलत लगा दिया इसने, जिसने भी ये पेपर भेजा था। निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, दिमाग लगाने वाला था। अच्छा, ये आया कहाँ से, ये बता दिया, इसका कहाँ से आया है? तो ये आया डीएनए, ये भी 10 से ही आया है। 10 से खूब पूछे गए। ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज कौन सा होता है? टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज।
ऐसे बैक्टीरिया से निकाला जाता है जो बहुत गर्म स्थान पर पाई जाती है, जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और ये निकाला जाता है थर्मस एक्वेटिकस से। इसी नाते इसका नाम TAQ टैग रखा गया है। तो थर्मस एक्वेटिकस ऑप्शन में जब है भैया तो का करे एका लगाई दियो, आर्की बैक्टीरिया का करे लगा दियो। मानते हैं कि थर्मस एक्वेटिकस आर्की बैक्टीरिया है, लेकिन निकाला तो गया थर्मस एक्वेटिकस से ही है, सभी आर्की बैक्टीरिया से नहीं निकाला गया है ना। तो आप ऑप्शन बी ही लगाते तो सही होता। ठीक है, चलो दूसरा देख लेते हैं। एक मिनट भैया, कहाँ चला जाते हो। निम्न में किस जीवाणु से, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। कीटनाशक प्रोटीन अभी तो आया था, बीटी कॉटन में हम बैसिलस थोरिनजेंसिस के बैक्टीरिया से उत्पन्न टॉक्सिन का प्रयोग करते हैं, तो बैसिलस थोरिनजेंसिस लगा दीजिए, ये भी सही लगाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है। ये भी क्वेश्चन 10 से ही पूछा गया है, 10 से, 10 नहीं कहेंगे 11 कह देंगे, थोड़ा ज्यादा बार बार 10 ही ना कहो। डीएनए की प्रतिकृति के बारे में कौन सा सत्य है। डीएनए का प्रतिकृति होता, बिल्कुल सही बात है। डीएनए की प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, सही है। प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, ये भी तो सही है। तू कहीं गलत लगाई दो बहु, चलो गलत है तुम्हारा। डीएनए की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होता है, गलत बात है। वो दिशा जिस दिशा में डीएनए बनता है उस पर कंटिन्यूअसली बनता है, सतत, और जो दिशा उल्टी होती है उस पर असतत रूप से बनता है, यानी सतत और असतत दोनों रूप से बनता है, यही गलत है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर। इसके नीचे कोई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन है, तो उत्तरदायी है। तो बताए हैं राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। देखो बेचारा सी लगा के बी पे लगा दिया, चलो सही है तो आ रही। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं। ऐसे कोड को हम डीजेनेटिक कोडॉन, अब हरासित कोडॉन कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही बात है। और ये आपका पूछा गया है चैप्टर नंबर 6 से, अब तो नहीं, चैप्टर नंबर 5 कहेंगे अब। लैक ओपेरॉन में वाई जीन की क्या भूमिका होती है। तो लैक ओपेरॉन में आपको पता है 3 जीन होते हैं, जेड वाई ए। जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बनाता है परमीएज, ए बनाता है ट्रांस एसिटिलेज। तो देख लो वाई क्या बनाता है, परमीएज, परमीएज का कूट लेखन करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और कोई क्वेश्चन है इसमें, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। पुराजीवी प्रमाण यानी पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्मी अध्ययन को कहते हैं, ऑप्शन सी लगाएंगे। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती हैं। तुल्य रूप का मतलब क्या है, यहाँ पर इंग्लिश देख लें, एनालॉगस, एनालॉगस है तो ये होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट अभिसारी विकास। ठीक है, क्या दर्शाती हैं, अभिसारी विकास को दर्शाती हैं। होमोलोगस जिसके पास ऑर्गन होता है वे अपसारी विकास को दर्शाती हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। और कोई क्वेश्चन है। ये भैया खतरनाक था, एनसीईआरटी में लेकिन मेंशन है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी, तो लगभग 40,000 वर्ष पूर्व हुई थी, ऑप्शन डी। यह है चैप्टर नंबर 6 से। और कोई नहीं। नेक्स्ट, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। चिल्ला चिल्ला के बताए थे, विटामिन B12 की बढ़ती है, भैया ने भी सही लगाया है। इनमें से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के दौरान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बोलेंगे नहीं हम ज्यादा कुछ, 100% टेस्ट सीरीज से दिए हैं ये क्वेश्चन, कहीं है नहीं एनईटीटी में, मान लो बाबू सही कह रहे हैं। तो जब अलेक्जेंडर, मैंने इस पर कहानी भी बताया था कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस पर कार्य कर रहे थे तो उस दौरान उन्हें एक ऐसी कॉलोनी मिली जहां पर स्टेफाइलोकोकस ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, तब उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। स्टेफाइलोकोकस ऑप्शन सी। अब इनका देखो, लगाओ पर घुस गए स्टेफाइलोकोकस होगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, निम्न में कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बताए हैं कि नहीं बताए हैं, अब कई तो नहीं बताए। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन होता है, स्टैटिन, ऑप्शन डी। कहां से आया है, तो ये आया है चैप्टर नंबर 8
से, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से, स्टैटिन। ठीक है, नेक्स्ट, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने को क्या कहते हैं? ऐसी क्षमता कि एक कोशिका से संपूर्ण पौधा बन जाए, ऐसी क्षमता को टोटीपोटेंसी कहते हैं। चिल्लाए थे, इनका देखो ऊतक संवर्धन लगाए बैठा है, पूर्ण सख्तता होता है, टोटीपोटेंसी। हिसारडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? ये भैया क्वेश्चन पूछ लिए आपका 9 से, जो कि आपके चैप्टर मतलब एनसीईआरटी में हट चुका है। इसका आंसर भेड़ सही है, सीप सही है, और ये आपके चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है पेड बैच पे, क्योंकि ये हट चुका है। मैंने आपको शुरू में बताया था कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ओल्ड एनसीईआरटी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जाता है? का तो हम मूंग नहीं पता भैया कि कहाँ से पूछी मैं। इसका आंसर सही है म्यूटेशन ब्रीडिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन। ठीक है, येलो मोज़ेक वायरस के बारे में। नेक्स्ट, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण क्या है? सिंपल, डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है तो धनात्मक आवेशित एनोड की तरफ जाता है, तो डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है। ठीक है, सही है। निम्न में से कौन पौधे का कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? कायिक प्रसार मतलब कि नॉट ए रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव प्रोसेस, यानी ऐसा पौधे का वो भाग जो नया पौधा उत्पन्न ना कर पाए। भुजतारिका ऑफसेट है पिस्टिया में, ऑफसेट के द्वारा नया पौधा उत्पन्न हो सकता है। सल्ककंद बिल्कुल हो सकता है, आलू में ट्यूबर। प्रकंद राइजोम अदरक में। जिम्यूल नहीं होता, जिम्यूल एक बीजाणु है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मार्किंसिया के मादा थैलस में एंथ्रेडियो एंथ्रेडिया एंथ्रेडिया एंथ्रेडिया, जहां मादा की बात आ जाए तो वहां आर्किगोनिया होता है, एंथेरिडिया नहीं होता। यही ऑप्शन पहला ही गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे का बंगाल का आतंक कहा जाता है? बताए थे, जलकुंभी, आइकॉर्निया। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? लघु बीजाणुधानी के कितने भाग होते हैं भैया? कौन कौन से होता है? एपिडर्मिस होता है, एंडोथीसियम होता है, टेपिटम होता है, मिडिल लेयर होता है। एंडोथीसियम है, एपिथेलियम में है, टेपिटम है, बीजांड द्वार नहीं होता। बीजांड द्वार तो बीजांड का भाग होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वृत्त बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? आपने पढ़ा है ये वाली संरचना कि जब परागकण यहां पर आ जाता है तो एक पराग नलिका बनती है। परागकण में दो कोशिका होती है, एक बड़ी होती है जिसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं और एक होती है छोटी जिसे जनरेटिव सेल कहते हैं। तो जनरेटिव सेल जो होती है जनन कोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मक बनते हैं। इन्होंने गलत कर दिया, लघु बीजाणु लगा दिया है। चलो कोई ना, हो जाती हैं गलतियां, पास तो हो ही जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? अंड समुच्चय, एग एपैरेटस, ये सब अब क्वेश्चन आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 2 से चल रहा है। ठीक है, एग एपैरेटस। तो एग एपैरेटस में क्या आता है? एग सेल आती है, सिनर्जिड आती है। ठीक है, यही दो बताया गया है, लेकिन ध्यान दो, सिनर्जिड तो मिल गया, सहायक कोशिका, अंड भी मिल गया, सही है। प्रतिवेशांत को क्या कहते हैं? एंटीपोडल, जो जस्ट अपोजिट होती है, बड़े दूर है, तो ये एंड समुच्चय का हिस्सा तो नहीं है बन सकता। बाकी रही बात तंतु समुच्चय की, फिलीफॉर्म अपैरेटस बताए हैं। फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड कोशिका के पास पाई जाती है, जो पराग नलिका को प्रवेश करने में, उसके डायरेक्शन देने में मदद करती है। इनका देखो लगाई दिए हैं, यही जो सही है टोनिक लगाए हैं, कुल गलते लगाए हैं। ऑप्शन सी सही है, अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता, वो एंटीपोडल सेल्स होते हैं। घास के बीज के प्रसल्क स्कूटेलम को क्या कहते हैं? एक बीजपत्री पौधों में जो एक बीज पत्र पाया जाता है उसे स्कूटेलम कहते हैं, यानी बीज पत्र को कहते हैं, ऑप्शन बी। तद्रुपी, लाल फूल वाले, तद्रुपी, प्रजननी, सब पता निकाल दे रखे हैं। सीधे भैया देखो, लाल फूल वाला, सफेद फूल वाला, एंटीराइनम मेजस। भैया जैसे एंटीराइनम मेजस आया तुरंत लगा दो अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। देखो कहीं है, और लगा दो बिना देखे मत देखो, देखबे ना करो, अपूर्ण प्रभाविता लगा दो, सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, सही है, क्योंकि कारक विविक्त होते हैं, सही है, मटर में कारक जोड़े में होते हैं, सही है, एलील का आपस में मिश्रण होता है, गलत बात। एलील स्वतंत्र रूप से युग्मकों में जाते हैं, यही गलत है। स्वतंत्र विभजन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? स्वतंत्र विभजन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? एलील का सम्मिश्रण नहीं होना, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्र विभजन इसी पर तो डिपेंड करता है कि एलील का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता, स्वतंत्र रूप से व्यक्त होते हैं। एक युग्मक के एलील युग्मक बनते समय अलग होते हैं, ये भी सही है। एलील प्रभाव या प्रभावी हो सकता है, ये भी सही है। कोशिकीय आधार, मेटाफेज एक में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रतिवक्त होते हैं, ये नहीं सही होगा, बी वाला सही होगा। कोशिकीय आधार पूछा गया है, यही सही होगा। एलील युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। एलील का सम्मिश्रण नहीं होता, ये तो आपका मेंडल का सेकंड लॉ बताता है। थर्ड लॉ है जो स्वतंत्र विभजन के नियम, बी बताता है। नेक्स्ट, वंशांगति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इतना इजी क्वेश्चन, सटानो बेवेरी ने, सही है। निम्न में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? यो गलत कई दिन भाव, ये क्रोमोसोमीय विकार पूछा है भैया। क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी के कारण, डाउन सिंड्रोम भी तो क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण हो जाता है। 21वें गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र और अधिक हो जाता है, गुणसूत्रीय विकार तो हुआ। टर्नर सिंड्रोम में एटू कम हो जाता है, क्लाइनेफिल्टर्स में एटू बढ़ जाता है। हीमोफीलिया एक जीन से संबंधित रोग है, क्रोमोसोम से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। गधा है, पढ़े लिखे ना रहे हैं। नेक्स्ट, तो तुम्हारा नाम नहीं दिया है, बुरा मत मानना, ठीक है। डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? 100% बता रहे हैं कि ये हमारे टेस्ट सीरीज से चुरा लिए हैं क्वेश्चन, ये कहीं दिया या नहीं है। ये है इसका आंसर, मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन, नीट टेस्ट में पूछा गया था। थक गए यार। हर्से और चेज के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? हर्से और चेज ने फाइनली बताया था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने प्रयोग किया था बैक्टीरियोफेज पर। वायरस होता है, वायरस का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, यही बताया था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडान है? समापन कोडान नहीं है भैया, 3 समापन कोडान होते हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए। यूएजी, यूजीए, यूए। एयूजी तो स्टार्ट कोडान होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी सही है। एयूजी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, अंतरण आरण्य के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? भैया इसका मतलब है अमोनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इसका अर्थ क्या होता है? टीआरएनए से जब अमीनो एसिड जुड़ता है, अमीनो अम्ल जब टीआरएनए से जुड़ता है, यही कंडीशन होती है। तो अंतरण आरएनए का राइबोसोम से जुड़ना नहीं, अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना, ऑप्शन ए। ये होता है प्रोटीन संश्लेषण से पहले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है? इतना बड़ा गधा है ये, इतना बड़ा गधा है, मलेरिया लगा के चली आए हैं भैया। मलेरिया फैलता नहीं है मच्छरों द्वारा, तो संक्रामक डिजीज तो हुआ। एड्स अनेक तरीकों से फैलता है, ये भी संक्रामक है। मलेरिया भी संक्रामक है, टाइफाइड भी संक्रामक है। असंक्रामक पूछा गया है, गधाऊ चिल्लाक बता रहे हैं कि कैंसर एक ऐसा रोग होता है जो फैलता नहीं है। ये नॉन कैंसर में, नॉन इन्फेक्शियस में मोस्ट डेंजरस डिजीज होता है कैंसर। गधा गलत कहिया हुआ। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं? पीएमएनएल मोनोसाइट को कहते हैं, सही किए हैं बाबू, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलो, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है? यह गलत कहिया। इतना इजी क्वेश्चन ही गलत कर रखा है बंदा, सामने होता है तो 2 थप्पड़ मारते हैं। कोलोस्ट्रम में सबसे ज्यादा आईजीए की प्रचुरता होती है, ठीक है, एंड इम्यूनोग्लोबिन ए की प्रचुरता होती है। डाइएसिटिल मॉर्फिन क्या होता है? बताएं, हीरोइन एक डाइएसिटिल मॉर्फिन होता है, ऑप्शन बी। विडॉल टेस्ट किस ज्वर की पुष्टि करता है? इतना इजी क्वेश्चन, टाइफाइड। सही किया बंदा। सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित होती है? ये सब नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भैया, तो इसमें बता देते हैं, बता दे रहे हैं चिल्ला के। अपने छोटे भाई बहनों को सलाह देना कि जब बिहार बोर्ड का जीव विज्ञान के पेपर देने जाएं तो नीट के
कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ के जाएं, 70 क्वेश्चन मिल जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो जो पाद और अंगुलियां विकसित होती हैं वो होती हैं द्वितीय माह के अंत तक, द्वितीय माह के अंत तक, ठीक है। कितने माह के बाद, मन तो कंफ्यूजन है भैया, कितने माह के बाद, द्वितीय माह के अंत तक होती है, वही लगाओगे 2 महीना, ज्यादा कंफ्यूज ना हो। निम्न में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा स्रावित कौन करता है? पीत पिंड कार्पस ल्यूटियम एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। पीत पिंड होता है कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी। योग गलत करके बैठा है। अंडोत्सर्ग के समय पश्चात, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस समूह से घिरा होता है? किस कोशिकीय समूह से घिरा होता है? ये तो है थोड़ा सा लेवल है, नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा है। थोड़ा सा कैसे है? आपने अगर फिगर देखा है अंडाणु का, तो अंडाणु के चारों तरफ एक आवरण होता है जिसे हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया है, जोना पेल्यूसिडा एक आवरण है, कोशिकाओं का जो समूह है वो कोरोना रेडिएटा का होता है, चारों तरफ ऐसे कोशिकीय अवस्था में होता है, कोरोना रेडिएटा। तो ये गलत आंसर है, ये सही आंसर है कोरोना रेडिएटा। जिन्होंने भी जोना पेल्यूसिडा लगाया है वो गलत है आंसर। निम्नलिखित में कौन कोशिका आगुणित है? अंडजननी, उगोनिया? नहीं भैया, क्योंकि ये तो द्विगुणित होती है। जो विभाजन होती है समसूत्री विभाजन द्वारा, प्राथमिक अंडक बनाती है, प्राइमरी oocyte बनाती है। और प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन शुरू होती है, पूर्वावस्था फर्स्ट में जाकर अवरुद्ध हो जाती है। तो प्रूफ ये भी तो गलत है, प्राथमिक अंडक भी आगुणित नहीं होता, द्विगुणित होता है। आगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूर्ण होने पर होती है और तब बनता है द्वितीयक अंडक, और द्वितीयक अंडक ही आगुणित होता है, ऑप्शन सी। ये गलत लगाए हैं, देख लो। और कितना मोटा है देखो, काला किए हैं, मालूम होता है 100% सही है किए हैं। एक नई गर्भनिरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं? यही सेम लाइन ही मेंशन है एनसीईआरटी में सहेली के लिए, ऑप्शन सही। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? इसका सही आंसर है लगभग 2%। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेकार लग रहा है, ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता, ये सब नीट में पूछते समझ में आता है, तुम घुस घुस के पूछ रहे हैं। बाकी हमसे ज्यादा दर्द तो आपको हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक? हार्मोन मोचक का बताया था, हार्मोन मोचक की आईओडी कौन कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरोजेट, LNG20, देख लो। प्रोजेस्टेरोजेट तो नहीं है, LNG20 है, ऑप्शन बी लगाओगे। बस 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे जो बहुत ही इजी थे, नहीं कह सकते थोड़ा था। थोड़ा क्या मतलब कि 10-5 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, बाकी सारे तो बहुत नॉर्मल थे, इजी इंसान कर सकता था जिसने भी आराम से पढ़ा था। और जिसने नीट लेवल पे पढ़ाई की थी वो 70 क्वेश्चन कर सकता था। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? अपूर्ण प्रभाविता क्या है? तो अपूर्ण प्रभाविता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि प्रभावी और अप्रभावी के बीच का लक्षण उत्पन्न होता है, जिसमें आपने पढ़ा है एंटीराइनम मेजर्स, 4 o'clock प्लांट। तो इन सभी में क्या होता है कि जो स्नैपड्रैगन रेसी में आता है, सफेद पुष्प और लाल पुष्प के बीच जब संकरण क्या होता है तो गुलाबी उत्पन्न होता है, लिख सकते थे इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि माँ का रुधिर वर्ग AB है, पिता का O है, उनकी संतान में क्या होगा? इतना इजी क्वेश्चन है भैया। देखो कह रहे हैं माता का क्या है? AB है, पिता का कह रहे हैं O है, इनका जीन क्या होगा? IA IB, इनका जीन क्या होगा? स्मॉल i। ये इससे मिला तो क्या बनाएगा? IA स्मॉल i, ये इससे मिला तो क्या बनाएगा? IA स्मॉल i, ये इससे मिला तो क्या बनाएगा? IB स्मॉल i, इससे मिला तो बनाएगा IB स्मॉल i। यानी संतान का रुधिर वर्ग A हो सकता है या B हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। मानव वंशावली विश्लेषण में नर मादा मैथुन समरक्त मैथुन के लिए प्रयुक्त प्रतीक को बनाना है। इतना हो जाए इजी क्वेश्चन, 2 नंबर दे देते हो। नर के लिए हम ऐसे बना देते हैं बॉक्स, मादा के लिए इसे गोला बना दो, और मैथुन के लिए ऐसे बना दो, एक लाइन खींच दो। अगर मतलब सेम रिलेटिव के बीच मीटिंग होती है तो उसके बीच में डबल लाइन बना देते हैं, मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव। इजी क्वेश्चन, 2 नंबर दे जाता। मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य क्या है? मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य है कि मनुष्य के सभी जीनों के अनुक्रमों का पता लगाना,
बोगनविलिया कांटे और कुकुरबिटा के पतानों में क्या संबंध है? ये दोनों के दोनों तने के रूपांतर होते हैं। प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियों का नाम लिखो। मैलिग्नेंट मलेरिया के लिए कौन प्रभावी उत्तरदायी है? क्या कहें, सारा क्वेश्चन हमारी बुक से आया है, सारा क्वेश्चन। मैं फिर कहूंगा, मैं बुक अब बेच नहीं रहा हूं, मेरी बुक अब है भी नहीं अवेलेबल, खरीदो आप, लेकिन 100% सब क्वेश्चन सही से हैं। प्लाज्मोडियम के 3 आपको प्रजातियां बताई गई थी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैली, जिनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो होता है वो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। मानव वृद्धि पर किन कारकों का प्रभाव है? अच्छा, मानव नहीं, समष्टि वृद्धि पर। तो समष्टि वृद्धि पर 4 कारकों का प्रभाव पड़ता है: वृद्धि दर, मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन। परजीवी अनुकूलन, यानी जो परजीवी होते हैं वो अपने होस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को अनुकूलित करते हैं, इसके बारे में लिखना था। कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा क्या है? सेल मेडिएटेड इम्यूनोजेनिसिटी कौन बनाता है? टी सेल्स बनाती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बनाकर बनाती हैं। साइक्लोस्पोरिन क्या है? तो साइक्लोस्पोरिन ए होता है एक प्रतिरक्षा निषेधात्मक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, जो उन पेशेंटों को दिया जाता है जिनमें कोई अंगों का प्रत्यारोपण किया गया हो। इसके बारे में लिख सकते थे। प्राथमिक द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है? प्राथमिक उत्पादकता यानी पौधों के द्वारा जो भोजन बनाई गई है उसको कहते हैं, और द्वितीयक उत्पादकता वो होती है जो जंतु उन पौधों को खाते हैं तो उनके अंदर जो समाहित होता है उसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। डॉप्सन इकाई क्या है? डॉप्सन यूनिट होती है एक ऐसी इकाई जिसके द्वारा हम ओजोन की मोटाई को परत को मापते हैं। डीएनए खंड का पृथक्करण विलगीकरण कैसे करते हैं? सब कुछ बताए हैं भैया। डीएनए का पृथक्करण हम करेंगे, क्या कहते हैं, उसमें डीएनए लाइगेज एंजाइम मिलाकर, उसके बाद विलगीकरण आइसोलेशन करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, ये सब बताएं। एलिसा क्या है? एलिसा एक टेस्ट होता है एचआईवी को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। मोएट क्या है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, क्या आता है चैप्टर नंबर 9 में जो हटा दिया गया है, उसमें आपको बताया गया था कि कुछ गायों में सुपर ओव्यूलेशन के लिए ऐसा किया जाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को कैसे नाम दिया जाता है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को कैसे नाम दिया जाता है? जैसे मान लो कोई एक एग्जाम्पल देते हैं, इको-R1, ये एक प्रतिबंधन एंजाइम है, तो इसका नाम कैसे रखा जाता है? कि जिस भी बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, जैसे इस्चेरिचिया कोलाई से निकाला गया है, तो इसका प्रथम अक्षर ई ले लिया गया और ये द्वितीय तृतीय इससे ले लिया गया जाति से, और जो आर होता है उसका प्रभेद होता है और फर्स्ट उसका अनुक्रम होता है जिस भी प्रभेद से वो निकाला गया है। लघु बीजाणुधनी की संरचना का वर्णन करिए। लघु बीजाणुधनी में भैया 4 स्तर आते हैं: एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। टेपिटम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। ये सब बातें लिख देना था। द्विनिषेचन क्या होता है? इतना इजी क्वेश्चन। फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना था, द्विनिषेचन दिखा देना था, बताना था कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया में एक जो नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक से फ्यूज करके भ्रूणपोष बनाता है, और एक जो नर युग्मक होता है अंडकोशिका के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है? युग्मनज। यही सब लिख देना था आपको। शुक्राणु जनन, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, द्वितीय शुक्राणु कोशिका क्या है? तो शुक्राणु जनन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, प्रारंभ होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, जिनमें विभाजन होता है जिससे प्राथमिक शुक्राणु द्वितीय शुक्राणु से बनते हैं, बता देना था। गर्भनिरोधक गोलियां क्या होती है, कैसे कार्य करती हैं? तो गर्भनिरोधक गोलियां नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन्स की भी हो सकती हैं, या उसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, जो क्या करती हैं? इम्प्लांटेशन को ना हो पाए ऐसा माहौल तैयार करती हैं, यानी कि वो जो गर्भाशय के अंतः स्तर है उसको विकृत कर देती हैं, जिससे इम्प्लांटेशन हो ही ना पाए, प्रेगनेंसी ना हो पाए। बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसको तो हम चिल्लाएंगे नहीं क्योंकि मेरा गला दर्द होने लगा। A to Z आपको क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा, हमारे ऐसे डिक्टो हैं। तो मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि जो एग्जामिनर था या तो वो मेरा स्टूडेंट था और या तो उसे भनक लगी है कि बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे जीव विज्ञान हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, कि उसने सारे क्वेश्चंस बुक से दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से दिए हैं। जिन्होंने भी पेड मेंबर हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे। आपके रिजल्ट का मुझे इंतजार रहेगा। और वे सभी छात्र जिन्होंने बुक लिया था, उम्मीद करता हूं कि आपका भी अच्छा एग्जाम गया होगा। और बस मैं थक गया हूं। सभी छात्रों को जिन्होंने अपना पेपर अच्छे से दिया है, सभी को शुभकामनाएं। आपके रिजल्ट के आने का इंतजार रहेगा, आप लोग भेजिएगा। कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, या मुझसे कोई गलती हुई हो या कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।